सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए अब सीधे रुख करते हैं न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले सुर्खियों का। चुनावी राज्यों में तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे जनसभाएं। एमपी के सतना, छतरपुर और नीमच में करेंगे चुनावी रैली, तो राजस्थान के उदयपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रथ सभा में भी होंगे शामिल। रायगढ़ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। प्रियंका गांधी सतना और रीवा में करेंगी जनसभा, तो जबलपुर और अशोकनगर में राहुल गांधी की जनसभा और रोड शो। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी देहरादून में स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हो रही हैं शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। लोकसभा की आचार समिति की बैठक में महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लेकर रिपोर्ट को किया जा सकता है स्वीकार। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी। नेतन्याहू ने कहा बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्ध विराम नहीं। वहीं गाजा में पहुंची आवश्यक चिकित्सा सामग्री की दूसरी खेप। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का आज गोवा में समापन। उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में हासिल किया पहला स्थान। उत्तराखंड में आयोजित होंगे अगले राष्ट्रीय खेल। आईसीसी विश्व कप में आज के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का श्रीलंका से होगा सामना। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना जरूरी। और सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में सतना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद छतरपुर और फिर नीमच में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचेंगे और यहाँ उदयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जशपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं रथ सभा में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही पाथलगांव विधानसभा में रथ सभा में शामिल होंगे। अमित शाह कुनकुरी विधानसभा और चंद्रपुर विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। रायगढ़ विधानसभा में वो रोड शो करने वाले हैं। खबर मध्य प्रदेश से, जहां अन्य दल भी प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आज राज्य में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रियंका गांधी सतना के चित्रकूट और रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी। राहुल गांधी अशोकनगर के नई सराय विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। साथ ही जबलपुर में जनसभा और रोड शो भी।
खबर राजस्थान से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में कुल 200 सीटों के लिए इस महीने की 25 तारीख को मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। बात तेलंगाना की। यहां विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार शुक्रवार तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 13 तारीख को होगी। विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की, जो कि चुनावों से अलग है। बात उत्तराखंड की, जो अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना। राज्य स्थापना दिवस को लेकर राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राज्य स्थापना दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। 23 साल में पहली बार है जब देश की राष्ट्रपति उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्धि से देवभूमि उत्तराखंड का अमूल्य योगदान है। प्राकृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस प्रदेश में मेरे सभी परिवारजन अत्यंत परिश्रमी होने के साथ बेहद पराक्रमी भी हैं। आज राज्य के स्थापना दिवस पर उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, प्राकृतिक सौंदर्य और अध्यात्म की पावन धरा उत्तराखंड के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की प्रगति और जनता के कल्याण के लिए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मैं प्रदेश की निरंतर खुशहाली की कामना करता हूं। और उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर उन्होंने लिखा, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों एवं पृथक राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई। सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी की आज होने वाली बैठक में महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लेकर रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाए कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए थे। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। महुआ मोइत्रा इस मामले में 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। पहले इन आरोपों को महुआ ने गलत बताया था। हीरानंदानी के कबूलनामे के बाद महुआ ने भी माना कि उन्होंने अपने अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी को शेयर किया था।
भारत और नीदरलैंड ने दोनों देशों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए MOU पर साइन किए हैं। इसमें चिकित्सा उत्पादों से जुड़े अधिनियम भी शामिल हैं। नीदरलैंड के हेग शहर में भारत के केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और नीदरलैंड के स्वास्थ्य कल्याण और खेल मंत्री अर्नेस्ट कुइपर्स के बीच हुई बैठक के दौरान इस MOI पर हस्ताक्षर हुए। वहीं 6 से शुरू हुई दूसरी विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन नीदरलैंड्स में किया जा रहा है। इसमें भगवंत खुबा की अगुवाई में बनाई गई एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी भाग लेने के लिए नीदरलैंड्स में मौजूद है। 8 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक का उद्देश्य दवाओं और अन्य स्वास्थ्य टेक्नोलॉजीज तक पहुंच बढ़ाना है। भगवंत खुबा ने यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी का भी दौरा किया। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी डिवीजन की निदेशक कार्ला वैन रुइजेन के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी के जो उद्योग हैं उनके नियमों के बारे में चर्चा की है। अपनी यात्रा के दौरान खुबा ने यूरोप में सबसे बड़े बंदरगाह रॉटरडैम बंदरगाह का दौरा किया, जो हाइड्रोजन उत्पादन और परिवहन का केंद्र बनने के लिए अग्रसर है। उन्होंने बंदरगाह के हाइड्रोजन हब योजनाओं के बारे में बोर्ड डिवीजन सिमंस COO और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके साथ उन्होंने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ग्रीन हाइड्रोजन में वैश्विक नेता बनने के भारत के लक्ष्य को भी साझा किया। वहीं खुबा ने सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक बिल्थोवेन बायोलॉजिकल साइरस पूनावाला ग्रुप का भी दौरा किया। बिहार का जातीय सर्वे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। वजह आर्थिक आंकड़े हैं जो तमाम जातियों की गरीबी की पोल खोलते हैं और राजनीतिक रूप से चेतनशील राज्य के राजनेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी सवाल खड़े करते हैं। यदि विकास का पैमाना जाति की गिनती है तो अपनी अपनी जाति का भी तो विकास कर लेते। आइए आर्थिक आंकड़ों की विश्लेषण पर डालते हैं एक खास नज़र हमारे संवाददाता राजेश राज की इस रिपोर्ट के जरिए। पीएम मोदी हमेशा गरीब और गरीबी का जिक्र कर कहते हैं कि मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और बड़ी आबादी है। कुछ लोग भारत को तबाह करने के लिए समाज को जातियों में बांट रहे हैं। पीएम मोदी की इस बयान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है जब बिहार विधानसभा में जातीय सर्वे में बिहार की गरीबी उभर कर सामने आती है, तब उनकी बातों पर मुहर लगती है। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 आबादी प्रतिदिन महज 200 रुपए कमाती है, जिसमें अगड़ा और पिछड़ा वर्ग दोनों शामिल हैं। SC ST में 6000 रुपए कमाने वाले लोगों की तादाद 43% से ऊपर है, जबकि 17% पूरी आबादी सिर्फ मजदूरी का काम करती है। चौंकाने वाला मामला यह है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। जाहिर है गरीबी दूर करने की उपायों की चर्चा किए बगैर नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। अब ये आंकड़े भयावह हैं, जो साबित करते हैं कि जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति की, वंशवाद की राजनीति की, इन्होंने अपनी अपनी जातियों को ठेंगे पर रखा, वोट बैंक बनाकर रखा और उनका भावनात्मक शोषण किया है। हालांकि बिहार की सत्तारूढ़ महागठबंधन की प्रमुख पार्टी RJD का तर्क है कि पहले के मुकाबले हमारी सरकारों में SC की गरीबी में एक हद तक कमी आई है। वहाँ स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी है, विश्वविद्यालयों की संख्या, कॉलेजों की संख्या, ताकि शैक्षणिक स्थिति भी वहाँ के लोगों की सुधारी जा सके। और हमारी सरकार इस बात को लेकर कृत संकल्प है। इसलिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि नुमाइंदगी बढ़ाई जाए और 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कर दी गई, 10% EWS के लिए है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, SC के 42.93% और ST में 42.70% परिवार गरीब हैं। अन्य प्रतिवेदित जातियों में 23.72% गरीब हैं। 80 के दशक में और उससे पहले भी बिहार में सत्ता लगभग सवर्ण कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के हाथों रही, जिनका आधार वोट अगड़ा, दलित और मुस्लिम गठजोड़ रहा। फिर भी सवर्ण जातियों की गरीबी में कमी नहीं आई। रिपोर्ट के अनुसार 25.32% भूमिहार परिवार गरीब हैं, ब्राह्मण में 25.3%,
राजपूत में 24.89%, कायस्थ में 13.83% गरीब परिवार हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में जनता दल और आरजेडी के मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन उनके स्वजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी नहीं बदल पाई। पिछड़े वर्ग में यादव 35.87% परिवार गरीब हैं। माई समीकरण के बूते सत्ता में रहने के बाद भी यादव और मुस्लिम समुदाय में गरीबी दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरह लवकुश समीकरण को साध कर 2005 में सत्ता में पहुंची जनता दल यूनाइटेड के परंपरागत कुर्मी, कुशवाहा और अत्यंत पिछड़े वर्ग के मतदाता भी जातीय सर्वे में हाशिए पर नजर आते हैं। सर्वे के मुताबिक कुशवाहा में 34.32%, कुर्मी में 29.90%, बनिया में 24.62% परिवार गरीब लोगों की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। बिहार में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी जैसे महादलित भी मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर भी महादलितों की हालत चिंताजनक है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में गरीबों की भागीदारी भी नगण्य दिखाई पड़ती है। बिहार में कमोबेश एकाध जातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रमुख नामचीन जातियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। इसके बावजूद जातियों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकी। बिहार विधानसभा में पेश जातिगत सर्वे के आंकड़े बिहार के तमाम सियासी दलों के पॉलिटिकल विजन पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर 5 दशक से सत्ता में रहने वाली तमाम पार्टियों ने बिहार की गरीबी को दूर करने के प्रयास क्यों नहीं किए। क्योंकि सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बिहार का कोई सेक्शन या कोई कास्ट ऐसा नहीं है जिस कास्ट या सेक्शन में गरीबी ना हो। कैमरामैन एसएन मिश्रा के साथ दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। बात तमिलनाडु की, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। थुत्तुकुडी में बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा तिरुवन्नामलई और इरोड में स्थिति खराब है। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आज भी शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 432, आर के पुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और ITO में AQI 441 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने आज से 18 नवंबर तक स्कूलों को शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रखने की घोषणा की है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से देखिए आंखों में भी, इवन नोज से एंटर कर रहा है ना, तो चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे कुछ टीम के मेंबर वो भी बीमार हो गए हैं। पॉल्यूशन के वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं हो रहा। तो उसके वजह से हमको आंखों में जलन और जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम भी हो जाएगी इससे, जिसे सांस लेने में अब अंदर इनहेल नहीं कर पा रहे हम। और जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो पॉल्यूशन के वजह से तो वो लोग और निकल नहीं पा रहे, घर पर ही है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अभी तक तो धूप बाहर निकल जानी चाहिए थी। धूप तो टच ही नहीं करती है ग्राउंड को। इट्स नॉट हेल्दी। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, बट आई थिंक इट इज डूइंग मोर हार्म। और पंजाब में वायु प्रदूषण भी तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। पराली जलाने से राज्य में प्रदूषण का स्तर गंभीर होता हुआ दिख रहा है। कई इलाकों में आज सुबह धुएं की चादर देखने को मिली। विशेषज्ञों ने कहा कि अत्यधिक प्रदूषित हवा स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पिछले कुछ दिनों में खराब और मध्यम रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें प्रदूषण की स्थिति पर समीक्षा की जाएगी। पर्वतारोही अनुराग मालू, जिसे एम्स ने एक नया जीवन दिया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल अनुराग मालू नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा के मिशन पर गए थे। कैंपिंग के दौरान वो हादसे का शिकार होकर अचानक लापता हुए। इसके बाद कैसे अनुराग की तलाश हुई और किस तरह उनकी जान बचाई गई है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है, ये साबित कर दिखाया एम्स के डॉक्टरों ने, जिन्होंने पर्वतारोही अनुराग मालू को नया जीवन दिया। पर्वतारोही अनुराग मालू का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी आईसीयू में किया गया। 34 साल के अनुराग मालू 17 अप्रैल को अपने अन्य पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी, बलजीत कौर और आयरलैंड के पर्वतारोही नोएल हन्ना के साथ दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में अर्जुन वाजपेयी, बलजीत कौर को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि आयरलैंड के पर्वतारोही नोएल की मौत हो गई, लेकिन अनुराग का कुछ पता नहीं चला। अनुराग के लापता होने के 3 दिन बाद पोलैंड के पर्वतारोही एडम ब्लैंक ने उन्हें बर्फीली खाई से बाहर निकाला। इसके बाद उनको नेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका 20 दिन तक इलाज चला और उसके बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया, जहां फिर दुनिया ने देखा डॉक्टरों का एक और चमत्कार। डॉक्टर्स किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हैं और किस तरीके से एक मोरल बूस्टअप करते हैं पेशेंट का, किस तरीके से सारे डिसीजंस आप लोगों ने लिए। हम लोगों ने तो शुरू के 5-7 दिन बाद ही ये सोच लिया था कि हम बहुत अच्छे हाथों में आ गए हैं और ये सारे देवता लोग। जिंदगी और मौत के इस संघर्ष में एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने उन्हें नई जिंदगी दी। काल के कपाल पर जिंदगी की उम्मीद जीत गई। अब अनुराग मालू को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हमारी क्रिटिकल केयर टीम में डॉक्टर कपिल हैं, उनकी लीडरशिप में जो है इनको पूरा लाइफ सपोर्ट दिया। इनकी किडनी की हालत ख़राब थी, किडनी में इनकी मेजर डैमेज थी, इनके लंग की हालत ख़राब थी, इनको वेन्स में थ्रोम्बोसिस थे, इनको फ्रॉस्टबाइट थी, मल्टीपल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और इनके जो पैरामीटर्स थे उनकी वजह से इनके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब गड़बड़ शुरू हो गए थे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो हमको बहुत ही टफ डिसीजन था। बीच में हमने इनको ऑपरेट इनको हमने बड़ी मुश्किल से हाई रिस्क में इनको हमने ऑपरेट किया, इन्फेक्शन कम किया। जब बेसिक इनका लाइफ से इनको ऊपर लाए तो फिर आगे की हमने 6 सर्जरी इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया हमने। अनुराग मालू का 6 महीने तक अस्पताल में इलाज चला। अनुराग ने उनको नया जीवन देने वाले सभी डॉक्टरों और नर्स का शुक्रिया अदा किया। माउंटेनियरिंग से मैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी है, तो चाहे वो 6000 हो, चाहे वो 7000 मीटर क्लाइम किया हो मैंने, चाहे वो 8000 हो, तो मेरे लिए अन्नपूर्णा सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि वो सबसे डेंजरस माउंटेन था और मैं उसको सबमिट करना चाहता था कि पहले वो करूँगा तो शायद मैं सारे माउंटेन्स कर पाऊँगा। अनुराग मालू को अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मालू मानते हैं कि अगर उनका शरीर उनका साथ देगा तो फिर से वो पर्वतारोहण करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और इसी हौसले के दम पर आज अनुराग हमारे बीच में मौजूद हैं, जो एक माउंटेनियर हैं और एक्सपीडिशन करने के लगातार चढ़ाइयाँ करते रहते हैं। लेकिन 8000 की ऊंचाई अन्नपूर्णा इनके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली नहीं रही, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इनका किस्मत इतनी बुलंद थी कि उस पहाड़ी के दौरान जो हादसा हुआ उसके बाद एम्स ने चमत्कार किया और आज ये सभी के बीच में हैं। मेरे सहयोगी नितेंद्र के और कैमरा नवीन के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अब बात गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की, जिसके दर्शन करने के लिए बना करतारपुर कॉरिडोर जो है उसके उद्घाटन के आज 4 वर्ष पूरे हो गए। आस्था का केंद्र श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा न केवल सिखों और हिंदुओं के लिए बल्कि गुरु नानक देव जी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए भी खासा महत्व रखता है। देखिए ये रिपोर्ट। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं पाकिस्तान के करतारपुर जिले में बिताए थे। यह वह पवित्र भूमि है जहां श्री गुरु नानक देव जी पहले सिख समुदाय की स्थापना की, कई नैतिक सिद्धांत निर्धारित किए और सिख धर्म के दूसरे गुरु को चुना। 70 वर्षों से अधिक समय से तीर्थयात्री श्री करतारपुर साहिब को केवल दूरबीन लेंस के माध्यम से देख सकते थे। इसके बाद तकरीबन 4 साल पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मानव गलियारे का उद्घाटन किया गया। इसके जरिए भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना वीजा के पाकिस्तान के करतारपुर जाने की अनुमति मिली। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। 2 विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। आज 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। इसमें
भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी। दोनों देशों के बीच दशकों से बढ़ते तनाव के बावजूद इस पहल ने अमन और शांति का संदेश दिया। भविष्य के दृष्टिकोण से भी इस कदम को महत्वपूर्ण माना गया। आज श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा न केवल सिखों और हिंदुओं के लिए बल्कि श्री गुरु नानक देव के प्रति समर्पित भाव रखने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए भी खासा महत्व रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है। ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं सुर्खियों का। चुनावी राज्यों में तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में करेंगे जनसभाएं। एमपी के सतना, छतरपुर और नीमच में करेंगे चुनावी रैली, तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रथ सभा में भी होंगे शामिल। रायगढ़ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। प्रियंका गांधी सतना और रीवा में करेंगी जनसभा, तो जबलपुर और अशोकनगर में राहुल गांधी की जनसभा और रोड शो। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी देहरादून में स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हो रही है शामिल। प्रधानमंत्री ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। लोकसभा की आचार समिति की बैठक में महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लेकर रिपोर्ट को किया जा सकता है स्वीकार। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी। नेतन्याहू ने कहा बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्ध विराम नहीं। वहीं गाजा में पहुंची आवश्यक चिकित्सा सामग्री की दूसरी खेप। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आज गोवा में समापन। उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में हासिल किया पहला स्थान। उत्तराखंड में आयोजित होंगे अगले राष्ट्रीय खेल। आईसीसी विश्व कप में आज के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का श्रीलंका से होगा सामना। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना जरूरी। और अब बात आयुष्मान योजना की। बिहार के किशनगंज की 12 साल की नाजमीन के दिल में छेद था, जिसकी वजह से उसका सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो रहा था। पिता ने किशनगंज के अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की ज़रूरत बताई और खर्च बताया 3 से 4 लाख। गरीब पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल था, लेकिन उनका सहारा बना आयुष्मान कार्ड, और उसी के ज़रिए नाजमीन का एम्स में जो इलाज और सर्जरी वो मुफ्त में हुई। अब वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ये रिपोर्ट। नाजमीन और उनके पिता मोहम्मद इदरीश के चेहरे की खुशी बता रही है कि अब सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। दरअसल बिहार के किशनगंज की रहने वाली 12 साल की नाजमीन के दिल में छेद था। पिता ने किशनगंज में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी और खर्च बताया 3 से 4 लाख रुपया। सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा चलाने वाले मोहम्मद इदरीश के लिए इतना पैसा जुटाना मुश्किल था।
महीने के 10 से 12 हजार कमाने वाले इद्रीश को बेटी का इलाज कराना असंभव सा लग रहा था, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी और किसी के सलाह पर दिल्ली एम्स में इलाज के लिए बेटी को ले आए। पिता इद्रीश ने एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में नाजमीन को दिखाया। सभी जांच पड़ताल के बाद एम्स के डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी। पैसे को लेकर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा गया। इद्रीश ने एम्स को बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड है। उसके बाद नाजमीन का एम्स में आयुष्मान कार्ड के जरिए सर्जरी हुई और वो भी मुफ्त में। डॉक्टर हमको बताया कि यहाँ 2.5-3 लाख रुपए खर्चा पड़ेगा, तो उतना पैसा हम लोगों के पास था नहीं। हम परेशानी में पड़ गए। इमरजेंसी में इतना इलाज कहाँ करा, वहाँ का डॉक्टर डरा दिया था हमको, 1 हफ्ते के अंदर कर लिए, नहीं तो बच्चे तुम्हारा बिगड़ सकता है। तो किसी आदमी ने बताया कि आप जाइए एम्स, आप वहाँ इलाज हो जाएगा, वहाँ डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर हैं। तो हम किसी के ज़रिए से हम आ गए यहाँ आए एम्स में, तो उसका कार्ड वुड बनाए हम। कार्ड वुड बनाने के बाद डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर से यहाँ पूछे कि सर यार खर्चा कितना पड़ेगा, तो डॉक्टर हमको बताया कि यहाँ 60,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, और आयुष्मान अगर कार्ड है आपके पास तो 60,000 आपको पैसे उसे जमा नहीं पड़ेगा। तो हमने वो आयुष्मान कार्ड जो दिखाए हैं आयुष्मान वाले को, तो आयुष्मान वाले सक्सेस करिए कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा इलाज। फिर आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज हो चुका है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी की तरफ से हमारा धन्यवाद है, उसकी वजह से हमारे बच्चे का इलाज हो चुका है। मैं एम्स में थी, पापा ने मोदी जी का पोस्टर दिखाया और बोला कि सबको सूरी देगी जो भी पेशेंट है यहाँ पर। तो मैंने बोला कि मोदी जी तो नहीं पैसे दे रहे, कि शायद दूसरे तो दे रही है, मोदी जी का पोस्टर छपी है। पापा ने बोला नहीं, मोदी जी ही दे रही है। जब से आयुष्मान भारत योजना आई है तब से एम्स में 40% मरीज आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा रहे हैं। आमतौर पर एम्स में इस बीमारी के इलाज में 40 से 60 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन आयुष्मान भारत के लाभार्थी का मुफ्त में इलाज हो जाता है। अगर हम 5 साल पहले से कंपेयर करें, जब आयुष्मान योजना नहीं थी, तब भी हार्ट में होल के पेशेंट्स आते थे, अभी भी आते हैं। और 2 तरह के हार्ट में होल होते हैं। एक का ऑपरेशन में लगभग एस्टिमेट 46,000 रुपीज़ होता है ASD के लिए, और दूसरी तरह की बीमारी जो VSD थी उसका एस्टिमेट होता है 60,000 रुपीज़। बट अभी हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा कि जब से आयुष्मान योजना शुरू हुई है तब से काफ़ी सारे पेशेंट्स, धीरे धीरे प्रोपोर्शन भी बढ़ रहा है। तो कम से कम अभी 40% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो आयुष्मान योजना का फ़ायदा लेते हुए आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना से अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है और आज इस योजना के जरिए ही गरीब आदमी भी बड़े अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा पा रहे हैं, जहां अमीर लोग इलाज कराते हैं। नाजमीन अकेली नहीं है जिनको आयुष्मान भारत कार्ड योजना से लाभ मिला। इनके जैसे लाखों बच्चे हैं जिनका इलाज आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए हुआ, और अब तक 5 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए इलाज ले चुके हैं। और गरीब अब बड़े अस्पतालों में जहां अमीर लोगों का इलाज होता है, साथ ही साथ उनका भी अब इलाज मुमकिन हो सका है, और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। कैमरामैन नवीन के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, राजनगर, गाजियाबाद। और अब बात जल दिवाली की। भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 13 जिलों में 7 से 9 नवंबर तक जल दिवाली मना रही है। लखनऊ में स्थित जल संस्थान के ट्रीटमेंट प्लांट्स में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भ्रमण कराकर जल को स्वच्छ बनाने और इसके इस्तेमाल की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। देखिए रिपोर्ट। भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 13 जिलों में 7 से 9 नवंबर तक जल दिवाली मना रही है। गुरुवार को दूसरे दिन लखनऊ में स्थित जल संस्थान के ट्रीटमेंट प्लांट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भ्रमण कराकर जल को स्वच्छ बनाने और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिलाओं के लिए नीली साड़ी ड्रेस कोड निर्धारित की गई थी। महिलाओं ने कहा कि जो जानकारी उन्हें मिली है उससे वे भविष्य में जल संचय और उनके उपयोग के बारे में लोगों को आगे भी जानकारी देंगी।
यूपी के बांदा में जल दीपावली कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल संस्थान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा जल के शुद्धिकरण और उसकी उपयोगिता व महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को सरकार की तरफ से एक जल किट का वितरण भी किया गया। समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट में जल के एकत्रित करने से लेकर शुद्धिकरण तक के सभी चरणों के बारे में हर क्षेत्र में ले जाकर पूरी प्रक्रिया दिखाई और विस्तार से समझाई गई। इसके साथ ही उन्होंने समूह की महिलाओं को पानी के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। आज यहाँ भूरागढ़ जनपद बांदा में भूरागढ़ स्थित 10 MLD जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें जो हमारी NULM की जो महिलाएं हैं उन लोगों की विजिट रखी गई है और इसमें जो है लगभग 40 महिलाओं द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। और उसके साथ हमने इन्हें बताया कि जो आपको शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है आपके बांदा में, वो किस तरह से हम लोग केन नदी से उठा करके और उसे शुद्धिकरण करते हैं, वो सारी प्रक्रिया इन्हें बताई गई। कार्यक्रम में आई हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमारे घरों तक जो जल पहुंचता है उसको किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाग के द्वारा शुद्धिकरण के बाद जो जल हमारे घर तक पहुंचता है उसके लिए विभाग के कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर जो आयोजन है वो भारत सरकार द्वारा जल दिवाली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। भूरागढ़ ऑफिस का जल संस्थान है जहाँ पर सभी महिलाओं को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमें ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरह से नदी से पानी आकर के टैंकरों में भर के इकट्ठा किया जाता है, उसे फिल्टर किया जाता है और अलग अलग प्रकार के इसमें केमिकल डाल करके शुद्ध किया जाता है और 7 प्रकार के टैंकर बने हुए हैं इसमें और 7 प्रकार से फिल्टर किया जाता है। बिहार के पूर्णिया में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल दीपावली का आयोजन किया गया। सभी ने जल दिवाली रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं महापौर विभा कुमारी ने कहा कि शुद्ध जल जीवन के लिए बहुत जरूरी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। जल को मतलब कैसे शुद्ध। तो राष्ट्रपति 23वां जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस है उस कार्यक्रम में शिरकत करने के उत्तराखंड में है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वहाँ। छात्राएं, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपनी अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य की स्थापना के साथ पूरा हुआ था। उस समय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। बाद में राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के लिए विकास और प्रगति के नित नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप देवालयों से पवित्र उत्तराखंड को देवभूमि कहने की परंपरा वंदनीय है। साथ ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती एवं शक्ति के अन्य पूजनीय स्वरूप से ऊर्जा प्राप्त करने वाली तथा गंगा जमुना जैसी नदी माताओं के स्नेह से सिंचित ये पावन धरती देवी भूमि भी है। ये क्षेत्र जय महाकाली और जय बद्री विशाल के पवित्र उद्घोष से गुंजायमान है। हेमकुंड साहिब और नानक सत्ता से निकले गुरबानी के स्वर यहाँ के वातावरण को पावन बनाते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में मुझे उत्तराखंड की यात्रा करने का सुअवसर मिला था। उत्तराखंड में आने के प्रत्येक अवसर तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त करने की तरह होता है। उत्तराखंड की इस देवभूमि से मैं सभी देशवासियों के लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करती हूं कि उत्तराखंड सहित समस्त भारत को वे धन धान्य से तथा सुख और आरोग्य से परिपूर्ण करें। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड की अलग पहचान और स्थापना के लिए
संघर्ष करने वाले स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बोलूनी जी को इस राज्य के सभी निवासी तो याद रखते हैं, नारी में संघर्ष की शक्ति के उदाहरण के स्वरूप उन्हें सभी देशवासी सदैव स्मरण करेंगे। श्रीमती सुशीला बोलूनी जी का अदम्य साहस यहाँ की महिलाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप था। श्रीमती बीरानी देवी साहा ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने असाधारण साहस का परिचय दिया था। माउंट एवरेस्ट पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल जी और पेड़ों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करने वाली गौरा देवी जैसे उत्तराखंड की महिलाओं ने पूरे देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बेटी वंदना कटारिया ने एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि अधिनियम उत्तराखंड सहित हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसभा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के 2 रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। ये उत्तराखंड की शौर्य परंपरा को रेखांकित करता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इसी धरती के सपूत थे। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी उत्तराखंड की ही निवासी है। देवियों और सज्जनों, उत्तराखंड की फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ाई जा रही है। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 से जुड़ी गतिविधियों के क्रम में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की एक बैठक ऋषिकेश में संपन्न हुई थी। उस बैठक में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ी सार्थक चर्चाएं हुई। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी गति से हो रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में हो रही बहुआयामी प्रगति से निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस जानकारी से मुझे प्रसन्नता हुई है कि पिछले सप्ताह तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तैयारियों के लिए आयोजित रोड शो में 21,500 करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की जा चुका है और इस राशि में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों में उत्तराखंड के प्रति बढ़ते उत्साह को कार्य रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहा है। इन प्रयासों से उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड के विकास में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी GEP का आकलन करने की पहल सराहनीय है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में स्टेट GDP के साथ साथ स्टेट GEP पर ध्यान देने से सतत विकास का बल मिलेगा। मैं उत्तराखंड के निरंतर विकास के लिए राज्यों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। राज्यों के विकास को
राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सक्रिय नेतृत्व से दिशा और शक्ति प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप दोनों की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा विश्वास है कि देवी देवताओं के विशेष आशीर्वाद से समृद्ध इस पावन भूमि के निवासीगण सुख, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाई तक अवश्य पहुंचेंगे। राज्य स्थापना दिवस के आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो उत्तराखंड का जो 23वां स्थापना दिवस है उस पर आप सुन रहे थे राष्ट्रपति का संबोधन। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से आपदा प्रबंधन के लिए लगातार उत्तराखंड में काम किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के विस्तारीकरण और साथ ही साथ उसे सुदृढ़ करने के लिए भी मिशन मोड में काम हो रहा है। नारी शक्ति वंदन जिस तरह से जब पारित किया गया, कैसे महिलाओं का रोल रहा है उत्तराखंड के विकास यात्रा में, उसका भी जिक्र यहाँ पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज़ एट 10 में आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जिन जनजातियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। इसी कड़ी में पेश है मध्य प्रदेश की इंडियन रॉबिनहुड तंत्या भील की कहानी, जो देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे। पेश है यह खास रिपोर्ट। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। टंट्या भील का वास्तविक नाम तांतिया भील था, जिसे अंग्रेजों ने टंट्या कर दिया था। टंट्या भील का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। देश में 1857 के विद्रोह में जिन क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी थीं, उनमें आदिवासी टंट्या भील भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बड़ौदा गांव में 26 जनवरी 1842 में टंट्या भील का जन्म हुआ था। इनके पिता भाऊ सिंह भील ने टंट्या को लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया था। टंट्या आदिवासियों के सुख दुख के साथी बन गए थे और उनके सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करने में भी कभी पीछे नहीं रहे। वक्त गुजरने के साथ टंट्या भील आदिवासियों के लिए इंडियन रॉबिनहुड बन गए और उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। वे अंग्रेज़ों की धन संपत्ति लूटकर गरीब आदिवासियों में बांट दिया करते थे। उनका संकल्प था विदेशी सत्ता को इस देश से उखाड़ फेंकना है। वो अंग्रेज़ों की नज़र में एक डाकू थे, लेकिन गरीब मजलूमों की नज़र में फरिश्ता। उनके छापामार युद्ध शैली को देखकर अंग्रेज़ों ने टंट्या के स्थान पर उन्हें तात्या कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें तात्या टोपे ने गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। अंग्रेज़ जब 7 सालों के प्रयास के बाद भी टंट्या को काबू में नहीं कर पाए तो षड्यंत्र का सहारा लिया। घोषणा की गई कि टंट्या पर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए गए हैं। साल 1888-89 में टंट्या भील को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दी गई और उनके शरीर को खंडवा इंदौर के पास रेल मार्ग पर काला पानी रेल स्टेशन के निकट फेंक दिया गया। आज भी इंदौर से 45 किलोमीटर दूर पाताल पानी में टंट्या भील के नाम पर मंदिर बना हुआ है, जहां लोग उनकी पूजा करके मन्नतें मांगते हैं। मान्यता है कि वहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इतना ही नहीं, इस रेल मार्ग से गुजरने वाली हर ट्रेन यहां टंट्या के सम्मान में रुकती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को हर साल जन नायक टंट्या भील सम्मान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
बात व्यापार जगत की। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार सपाट कारोबार करते हुए नजर आए। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 40 अंक से अधिक और निफ्टी 10 अंक से अधिक की गिरावट के साथ खुले और अभी सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 25 अंक की बढ़त के साथ, वहीं निफ्टी 19,447 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस के रूप में इसे मनाता है। कैसे युवाओं के सपनों को मिली है उड़ान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उद्यमिता का निर्माण करने के लिए पीएम मोदी का मंत्र है कि हमारे युवा रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने और पूरे देश में इन नए उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप का एक पूरा नेटवर्क तैयार करें। स्टार्टअप की दुनिया में भारत को नंबर 1 बन देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दें। इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को अधिसूचित किया गया था। मंत्रालय इस दिन को राष्ट्रीय उद्यमशीलता दिवस के रूप में मनाता है। कैसे उद्यमशीलता के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति, आइए जानते हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न मौजूद हैं। नेस्कॉम के एक अध्ययन में कहा गया कि 2017-2021 के बीच टेक स्टार्टअप ने वर्ष में 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में 44 अरब डॉलर जुटाए। इसी से निवेश के मोर्चे पर बढ़ोतरी हुई। युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 और 3.0 का सफलतापूर्वक निर्वहन हुआ। 1.37 करोड़ से अधिक युवाओं ने पीएम कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उनके रोजगार की संभावनाओं में सुधार हुआ। युवाओं को कौशल प्रदान करने के PMKVY 4.0 की घोषणा बजट 2023 में कर दी गई है। 800 से ज्यादा स्थापित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि बजट में बढ़ोतरी के चलते देश में एग्री स्टार्टअप की संख्या 3000 से ज्यादा है। From about 450 startups registered 7.5 years ago, we boast of over 115,000 startups being registered in our DPIIT. What a transformational journey. And this journey wouldn't have been possible but for that small capital that was provided to our talented youth with great ideas. आजीविका के एक विकल्प के रूप में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उद्यमियों को निरंतर परामर्श और सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं में जोश और उत्साह है। उद्यमशीलता नेटवर्क तक पहुंच बनाना तो आसान हुआ ही है और नए क्षेत्रों में असीम संभावनाओं के विकल्प भी युवाओं के सामने मौजूद हैं। हमारा स्टार्टअप है जो कि बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, IoT, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें बच्चों को उनके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सीखी जाती हैं। एक इन्वेंशन को बनने में सालों लग जाते हैं और जब वो मार्केट में आता है तो उसकी बहुत ज़्यादा रेप्लिका बन जाती हैं, कॉपीज़ बन जाती हैं। तो हम इस चीज़ को रोकते हैं कि पेटेंट के थ्रू, ताकि जो भी उनका इन्वेंशन है वो सिक्योर रहे और वो लोग उनको कोई कॉपी ना कर पाए। उद्यमिता के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से जहां एक और भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षमता हासिल हुई है, वहीं प्रशिक्षित युवाओं को सही मार्गदर्शन के बल पर बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और छोटे और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया था। इस मंत्र का असर अब दिखने लगा है। इस बार दीपावली में बाजार स्थानीय उत्पादों से भरे और सजे हैं। वहीं खरीदार भी लोकल उत्पादों को हाथों हाथ ले रहे हैं। पेश है बिहार के वैशाली से ये खास रिपोर्ट। वैशाली में दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं से बाजार पटा हुआ है। कोई मिट्टी के लक्ष्मी गणेश खरीद रहा है,
तो कोई घर को अलग लुक देने के लिए मिट्टी का लैंप पसंद कर रहा है, तो कोई मुखौटा। विभिन्न प्रकार की आकृति खरीदने में लोग व्यस्त हैं। पहले इन्हीं बाजारों में चाइनीज लाइटों और मूर्तियों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन आज हर जगह स्थानीय कलाकारों की बनी मूर्तियां बिक रही हैं। कि काम जो चल रहा है बहुत पुराना चल रहा है, बाप दादा के समय से ये काम चल रहा है। हम लोग भी होश हुए तो ये काम धंधा आगे नहीं बढ़ा है। और आगे के लिए हम लोग का कोई ऐसा मतलब पूंजी बढ़ाने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं हमको सरकार से कोई बेनिफिट मिल रहा है, या और कोई चीज़ मिले कि आगे पड़ोस धंधा आगे तक बढ़ सके। इस बार दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल का नारा गूंज रहा है। हर जगह हस्त निर्मित वस्तुओं की भरमार है। वहीं विक्रेताओं का कहना है कि 100 रुपए की मूर्ति से लेकर हजारों रुपए की मूर्तियां रोजाना बाजार में बिक जाती हैं, तो वहीं लाखों के सजावट के सामान भी बिक रहे हैं। पहले जहां हाजीपुर के बाजारों में दूसरे राज्यों से लाकर मूर्तियां बेची जाती थीं, वहीं इस बार स्थानीय कलाकारों की मूर्तियां दूसरे राज्यों में बिक रही हैं। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।